सभी को नमस्कार। संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित और जयचंद क्या गद्दार था, इस प्रश्न को लेकर हाल ही में दो वक्तव्य मैंने यूट्यूब के अपने इस चैनल पर प्रस्तुत किए हैं। जिन मूल ग्रंथों से मैंने संदर्भ इन दोनों वक्तव्यों में दिए हैं, उनमें भविष्य पुराण, आह्लखंड, जयानक का पृथ्वीराज चरित, ये 3 ग्रंथ प्रमुख हैं। उनके अतिरिक्त पुरातन प्रबंध संग्रह में जयचंद प्रबंध और कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं। संदर्भ ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसको मैं देखता रहा हूँ, उलटता पुलटता रहा हूँ, वह एक शोध प्रबंध है, संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र। संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित डॉक्टर माधवी श्रीवास्तव इसकी लेखिका हैं, शोधकर्त्री है। यह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पीएचडी उपाधि के लिए किए गए शोध कार्य का प्रकाशित रूप है। मेरे ही निर्देशन में यह शोध कार्य आरंभ किया गया था। मेरे 5 वर्षों के लिए दिल्ली चले जाने के कारण बाद में प्रोफेसर भूरिया के निर्देशन में यह कार्य पूरा हुआ। इस शोध प्रबंध में अनेक ग्रंथों से संदर्भ दिए हैं और अलग अलग वृत्तांत उनसे सामने आते हैं। कुछ परस्पर अंतर विरोधी वृत्तांत भी सामने आते हैं। शोधकर्त्री ने बहुत दृढ़तापूर्वक कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, और मैं प्रयास करता रहा हूं कि जो सच्चाई छूट गई है उसे प्रस्तुत किया जाए। कुछ समय पहले संयोगवश सम्राट पृथ्वीराज चौहान यह फिल्म मेरे देखने में आई। मैं फिल्म ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ, और संयोग से यह देखने में इस तरह आ गई कि एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में 8-10 घंटे का सफ़र था, और कुछ लिखने पढ़ने का काम किया, कुछ देर, कुछ घंटे, कुछ खाने पीने का काम किया। फिर भी जी नहीं लगा तो सोचा कि फिल्म देख लेते हैं। एयर इंडिया की यह उड़ान थी। विमान के भीतर के उपकरण बहुत पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन विमानों में सामने जो टच स्क्रीन है उसको ठोकते रहिए तो आगे नहीं बढ़ता है, रिमोट से प्रयास करिए तो जिस बटन पर आगे करने के लिए दबाएंगे उससे पीछे चला जाता है। आसपास बैठे यात्री भी इस तरह के प्रयास करके उसको खोलने का प्रयास कर रहे थे, तो किसी के प्रयास सफल हो रहे थे, किसी के विफल हो रहे थे। प्रयास करते रहना चाहिए भारतवर्ष में, यह शिक्षा इससे प्राप्त होती है। मेरा भी प्रयास सफल हुआ और हिंदी फिल्म वाला बटन क्लिक करने पर अंततः खुला। कभी कभी अंग्रेजी वाला खुल जाता था, हिंदी फिल्म का कंटेम्प्रेरी हिंदी सिनेमा वाला जब हम क्लिक करते थे, लेकिन इधर उधर के बटन दबा दबू कर प्रयास करने पर यह खुला। उसमें कई फिल्मों में यह फिल्म दिखाई दी गई, तो इस पर क्लिक करने पर संयोग से यह खुल गई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बहुत बड़े बैनर के तले यह बनाई गई है। बड़े हीरो को इसमें पृथ्वीराज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहुत तामझाम है, बहुत भव्य सेट हैं, नृत्य, संगीत, मारधाड़ बहुत अच्छी तरह से निभाई गई है। यह सब कुछ इतिहास इसमें कितना है, यह जरूर विचारणीय रह जाता है। अभी मैंने इस पुस्तक की चर्चा की है, संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज। संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित, इस पुस्तक में माधवी श्रीवास्तव ने अंत में पृथ्वीराज के उनसे संबंधित, उनके जीवन यात्रा से संबंधित कुछ चित्र दिए हैं। ये चित्र अजमेर के संग्रहालय के हैं। यद्यपि पृथ्वीराज के समय के चित्र नहीं हैं, बाद के हैं, पर एक परंपरा बनी हुई है राजस्थान में
पृथ्वीराज के अन्य राजाओं के चित्र बनाने की राजस्थान कलम है। मैंने गीता पर जो चित्रावली, अद्भुत चित्रावली है अल्लाह बख्श की, संसार में इस तरह के चित्र किसी दार्शनिक ग्रंथ पर नहीं बनाए गए होंगे, उस पर व्याख्यान दिया है, जिसमें कि हमारे मित्र अग्रज आलोक भल्ला यह स्थापित करते हैं कि मेवाड़ी कलम अलग है राजस्थानी कलम से, मुगल कलम से। तो राजस्थान में कई शैलियां रही, चित्रकला की पारंपरिक शैलियां रही, और यह राजस्थानी शैली में पृथ्वीराज के जीवन से संबंधित चित्र हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें पृथ्वीराज और चंद बरदाई आमने सामने हैं। पृथ्वीराज के दरबार का दृश्य है। और पृथ्वीराज अपनी पूरी गरिमा के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। यह दूसरा चित्र है। यह जो दूसरा चित्र है, यह संयोगिता के अपहरण का है, और घोड़े पर बिठा करके पृथ्वीराज संयोगिता को ले जा रहे हैं। तीसरा चित्र यह पृथ्वीराज गजनी में शहाबुद्दीन गौरी के सामने हैं। और 7 लोहे के तवे सामने हैं। एक बाण से उन्हें उनको बींधना है। यह एक वर्जन है कथा का कि गौरी ने पृथ्वीराज की धनुर्विद्या में प्रवीणता की प्रशंसा सुनी, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए 7 लोहे के तवे सामने रखे गए, और उनको एक बाण से पृथ्वीराज ने बींध दिया। दूसरा वर्जन मिलता है, जिसमें कि चंद बरदाई उपस्थित होते हैं। पृथ्वीराज अंधे हो चुके हैं, आंखें उनकी फोड़ दी गई हैं, और शब्दवेदी बाण चलाने की उनसे अपेक्षा की जाती है। तब 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, ऐसा दोहा चंद बरदाई बोलते हैं, और उससे सब ऊंचाई का अनुमान करके पृथ्वीराज तीर छोड़ते हैं, और शहाबुद्दीन गौरी मारा जाता है। उसके बाद का वृत्तांत भी पृथ्वीराज रासों में मिलता है कि चंद बरदाई पृथ्वीराज को लेकर के निकल पड़ते हैं, भारत आते हैं, और उसके कुछ समय बाद स्वाभाविक मृत्यु पृथ्वीराज की होती है। इस फिल्म में तो बहुत अलग प्रकार का पूरा प्रसंग निर्मित किया गया है। बहुत प्रभावशाली ढंग से पृथ्वीराज को पूरे अपने शौर्य आभा मंडल के साथ प्रस्तुत करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज का द्वंद्व आमने सामने करके उनका युद्ध दिखा दिया गया है, जबकि पृथ्वीराज की आंखें जा चुकी हैं। फिर भी वह आमने सामने की लड़ाई में शहाबुद्दीन गौरी को समाप्त कर देता है। सारी भव्यता और जो कुछ भी व्यावसायिक फिल्मों के नुस्खे लटके झटके हो सकते हैं, उन सब के होते हुए भी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जैसा सिग्नेचर उनसे अपेक्षा की जाती है, की जाती थी, वैसा इसमें नहीं दिखा। पर जो संवादों की भाषा है, उसमें बड़ा चुटीलापन है, और कहीं कहीं
सांस्कृतिक परिदृश्य को समेटा गया है। एक प्रसंग ऐसा है जिसमें कि पूरे भारतीय समाज की दुखती रग पर हाथ रख दिया गया है, और जो हमारा पूरा अंतर्विरोध है भारतीय समाज का, उसको प्रस्तुत किया गया है। शहाबुद्दीन गौरी पूछता है, दरबार में बैठा हुआ है या कहीं बैठा हुआ है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन पूछता है कि क्या चार हिंदुस्तानी कभी साथ साथ नहीं चलते, नहीं चल सकते? तो तातार जो है वो जवाब देता है कि हुजूर चल सकते हैं साथ साथ, लेकिन तब जबकि पांचवा हिंदुस्तानी उनके कंधे पर होता है। यह जो भारतीय समाज का विघटन है, और उसको समझने वाला कोई स्वप्न दृष्टा उस काल में नहीं है। इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पण, पूरे भारत के प्रति उसकी अखंडता का स्वप्न, ऐसा तो कहीं कुछ है ही नहीं, जिसको पुराण बार बार बता रहे हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत्र संतति। ऐसा पुराण बार बार कह रहे हैं, कई पुराणों में यह श्लोक आता है। हिमालय से लगाकर दक्षिण के सागर तक पूरा यह देश, और इधर राजस्थान से कामरूप तक यह एक भारतवर्ष है, भारतीय हैं इसमें रहने वाले, यह जो पुराण कह रहे हैं, उस तरह का भारत को लेकर के कोई स्वप्न नहीं। न तो राणा प्रताप में, न पृथ्वीराज में, न जयचंद में, न परमर्दी देव में। ये अपनी छोटी छोटी रियासतों के छोटे छोटे राजा, क्षुद्र स्वार्थों के लिए लड़ने वाले राजा, इनमें से किसी एक को नायक बना करके और एक राष्ट्रवाद का नैरेटिव, मातृभूमि की रक्षा के लिए क्रांतिवीर जूझ रहा है, ऐसा कोई नैरेटिव खड़ा किया जाएगा तो वह समीचीन नहीं होगा। अब इन चित्रों से जो छवि बनती है पृथ्वीराज की, वो उसमें नहीं दिखाई दी। जो मूंछों की आकृति है, जो जो कुछ चेहरा मोहरा है, जो वेशभूषा है, वो फिल्म में उस तरह का नहीं है। लेकिन फिल्म तो फिल्म ही है, वो तो कल्पना, उसमें कल्पना के रंग भरकर ही बनाई जाती है। इतिहास के ग्रंथ पर बनाई जाए तब भी। मैं जिन वृत्तांतों पर, जिन घटनाओं पर चर्चा करता रहा हूं, वे तो इसके दायरे से प्रायः बाहर हैं। ज्यादातर यह शहाबुद्दीन गौरी से जो संघर्ष हुआ पृथ्वीराज का, और संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज ने किया, इन घटनाओं पर केंद्रित है। परमर्दी देव या परमाल, राजा परमाल से युद्ध हुए, पृथ्वीराज के जयचंद से युद्ध हुए, वो इसके दायरे के बाहर हैं। अच्छे गीत और अच्छे संवाद इसमें हैं। जिसने भी गीत लिखे हों, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका नाम था, कहीं वरुण ग्रोवर का नाम था, कहीं एहसान वगैरह का किसी का नाम था। लेकिन एक गीत जिसे बहुत प्रमुखता देकर के बजाया गया, उसमें पृथ्वीराज की तुलना गोकुल के मोहन, महाभारत के अर्जुन और लंका के दशानन से की गई है। गोकुल के मोहन से तो ठीक है, महाभारत के अर्जुन से भी ठीक है, बड़े धनुर्धर और अद्भुत महारथी हैं पृथ्वीराज, जिसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लंका के दशानन से क्यों तुलना की गई? अगर मुझे सही याद है उसके बोल, तो यह मैं सोचता रहा कि लंका का दशानन है हमारा पृथ्वीराज, ऐसा कुछ उसमें कहा गया है। क्या इसीलिए कहा गया है कि त्रैलोक्य चक्रवर्ती हैं दशानन भी, रावण भी, तीनों लोकों को उन्होंने जीत लिया है, तो पृथ्वीराज भी उतने ही बड़े पराक्रमी हैं? या इसलिए भी कहा गया है कि रावण या दशानन जितने स्त्री लंपट हैं, उतने ही वे भी हैं?
और अगर इसलिए कहा गया है तो ठीक कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि पृथ्वीराज बहुत कामुक प्रवृत्ति के राजा थे अपने समय के। जयानक ने जो पृथ्वीराज चरित महाकाव्य लिखा है, उसमें तो उनको प्रशस्ति ही करना थी, वो तो आश्रित थे, बुलाए गए थे पृथ्वीराज का चरित लिखने के लिए, जिस प्रकार से कि चंद बरदाई को पृथ्वीराज को महिमा मंडित ही करना था। लेकिन जयानक ने उसमें एक प्रसंग का वर्णन किया है कि तिलोत्तमा का चित्र पृथ्वीराज ने देखा तो काम पीड़ा से विह्वल हो गए कि ऐसी स्त्री मुझे चाहिए। उसका लंबा वर्णन उन्होंने जयानक ने किया है, और उसको पाने के लिए वो लालायित हो गए, यह सब भी उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन प्रसंग पर हम आते हैं। जो मुख्य बात यह है कि पृथ्वीराज और जयचंद इनको आमने सामने रख करके देखते हैं और तारतम्य दोनों का समझने की कोशिश करते हैं, जो इस फिल्म में भी किया गया है। इसमें दोनों आमने सामने हैं। जाहिर है कि फिल्म तो इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि जयचंद को थोड़ा कमतर दोषों से युक्त दिखाया जाए, पृथ्वीराज को एक आइकॉन, एक महानायक बनाया जाए। तो जयचंद से सवाल किया जाता है, इस फिल्म में संवाद है, किसका संवाद है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन संवाद जयचंद के सामने यह है, यह प्रश्न जयचंद के सामने किया गया है कि शरणागत की रक्षा के लिए क्या तू गौरी से लड़ सकता है? गौरी को कैद करने के बाद क्या तू उसे छोड़ सकता है? जयचंद से पृथ्वीराज के पक्ष की ओर से यह सवाल किया गया। जयचंद कहता है, मैंने पृथ्वीराज से आधी दिल्ली मांगी थी, मैं उससे पूरी दिल्ली लूंगा। संघर्ष तो था ही दिल्ली को लेके। राजा अनंगपाल ने बंटवारा किया था और उसमें जयचंद को शिकायत थी कि मेरा पूरा हिस्सा मुझे नहीं मिला है, मैं भी भाई हूं। इस तरह के कई प्रसंग हैं। और संयोगिता रणभूमि में जाते हुए वीरों की पोशाक पहनती हैं, बहुत ओजस्वी गीत गाती हैं, अंत में जौहर करती हैं। इसमें कितना इतिहास है, इस पर शंका, बड़ी शंका बनी रहती है। जो नामावली भविष्य पुराण में है, और भविष्य पुराण में जिस तरह से घटनाएं बताई गई हैं, वे भी शंकास्पद मानी जाती है। और यह कहा जाता है कि पुराणों में जो इतिहास है वह कितना प्रामाणिक माना जाए। उसमें मेरा कहना यह है कि जो रासो ग्रंथ हैं और जो प्रशस्तिपरक ग्रंथ हैं, जो चारणों के द्वारा लिखे गए हैं, उनकी अपेक्षा अधिक निष्पक्षता के साथ में पुराणों में इतिहास बताया गया है। दूसरी जो वंशावली बताई गई है वह भी प्रामाणिक है, क्योंकि पुराणों के अपने स्रोत हैं। तो यह तो सत्य है कि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर थे, यह दोनों सारे स्रोत मानते हैं। उनकी माता के नाम में अंतर है। उनकी माता का नाम कर्पूर देवी था। ये सोमेश्वर अपने महाकाव्य में, चंद्रशेखर अपने महाकाव्य में बताते हैं। जो उनका सुरजन चरित महाकाव्य है उसका भी उल्लेख मैंने किया है। और भविष्य पुराण बताता है कि अनंगपाल की पुत्री कीर्ति मालिनी उनकी माता थी। कहीं कहीं स्त्रियों की नामावली में अंतर अगर आ जाता है तो यह संभावना हो सकती है कि विवाह के बाद कीर्ति मालिनी का नाम बदला गया हो और रानी कर्पूर देवी उसको कहा जाता हो। लेकिन अनंगपाल प्रसिद्ध सम्राट हैं। उनकी दोनों बेटियों का विवाह हुआ है पृथ्वीराज से और जयचंद से क्रमशः। यह इतिहास यदि भविष्य पुराण बताता है तो जब तक किसी अकाट्य प्रमाण से इसका खंडन न हो जाए, तब तक तो मैं ये मानूंगा कि यह प्रामाणिक इतिहास है। उस दृष्टि से फिर कीर्ति मालिनी के पुत्र पृथ्वीराज हैं, और दूसरी जो उनकी बहन है, सगी बहन, उसके पुत्र जयचंद हैं, और दोनों मौसेरे भाई हैं। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि जयचंद्र के अद्भुत पराक्रम का वर्णन भविष्य पुराण करता है।
और यहाँ तक कहता है कि दिव्यास्त्र उनके पास हैं। पृथ्वीराज के दूत उनके पास जाते हैं कि पृथ्वीराज को आप कर दीजिए। जयचंद कहते हैं कि कर मैं नहीं दूंगा। उनके सामने वो वैष्णवास्त्र का प्रदर्शन करते हैं, जिससे भयभीत होकर के पृथ्वीराज के दूत भाग जाते हैं। जयचंद के पास वैष्णवास्त्र है, ये बात सुनकर के पृथ्वीराज उनसे डरने लगता है। ये बात भविष्य पुराण कहता है। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, दिव्यास्त्र आदि का वर्णन की अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इन दोनों भाइयों में लागडाट है और दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में भविष्य पुराण कह रहा है कि पृथ्वीराज कहता है कि 20 लाख की सेना मेरे पास, तेरे पास 16 लाख की है, तू मुझे कर दे। जयचंद मना कर देता है तो पृथ्वीराज लौट आता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे का भय बना रहता है। तो जयचंद इतने कमजोर तो नहीं है और इतना डाउनग्रेड तो नहीं किए जा सकते। दूसरी तरफ पृथ्वीराज की अनेक पराजयों का वर्णन भविष्य पुराण ने किया है। फिल्म में तो इनको दिखाने का कोई अवकाश था ही नहीं, लेकिन ये इतिहास में तो जिक्र आता है। जो मोतीचंद की किताब मैंने दी उसमें तो वो जो फारसी के इतिहास के ग्रंथ हैं उनके उल्लेख से बताते हैं कि पृथ्वीराज कहाँ कहाँ किन किन से हारे। उदय सिंह पृथ्वीराज को हराकर आला को उसका नगर सौंप देता है, यह वर्णन आता है। पृथ्वीराज अपनी मुक्ति के बदले में 5 करोड़ मुद्राएं देते हैं, यह भी वर्णन आता है। 5 करोड़ थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी हो सकता है बता दी गई हो, लेकिन पृथ्वीराज हार गए और उन्होंने मुआवजे में रुपया दिया। या यहाँ पर बताया गया है माहिष्मती और महोबा के संग्राम में दोनों में पृथ्वीराज हार करके बलखानी, जिसको कि मलखान कहा गया आलाखंड में, उससे संधि करते हैं। ये वर्णन आलखंड में भी आता है, भविष्य पुराण में भी ये वर्णन आते हैं। दूसरा वर्णन जो आता है, पृथ्वीराज को यदि हम ग्लोरीफाई करते हैं तो उनसे जो अनेक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, वो मलखान से उनकी लड़ाई की घटना है, जिसमें उन्होंने षड्यंत्र करके छल से मलखान को मार डाला। ये बहुत दारुण और करुण प्रसंग आलखंड में आता है और ये इतना झूठा नहीं हो सकता है। जो लोक गाथा गाई जा रही है बड़ा हृदय विदारक है। किस तरह से मलखान की पत्नी गजमोती नाती है, समरभूमि में चली आती है, डोले पर बैठ करके वह अपने पति के शव को उठा करके लाती है, पृथ्वीराज को शाप देती है कि तुमने मेरे पति को छल से मारा है, इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। और ये इसका परिणाम ये निकलता है कि सिरसा की लड़ाई, शीरिषपुर की लड़ाई में और महोबे की लड़ाई में फिर पृथ्वीराज मुंह खाते हैं। इसको ये भुजरियों की लड़ाई भी इसको कहा जाता है। और आला उदल की अप्रतिम वीरता के कारण पृथ्वीराज समर भूमि छोड़ करके दिल्ली लौट जाते हैं, यह भी वर्णन आता है। राजा परमाल की हत्या की योजना पृथ्वीराज बनाते हैं, यद्यपि उनका समधियाना है वहां, अपनी पुत्री के भावी पति पर आक्रमण करने की योजना भी वो बनाते हैं और प्राणघातक हमला भी उस पर करवाते हैं, यह भी वर्णन आते हैं। तो इसलिए भविष्य पुराण और आलखंड में जो पृथ्वीराज का चरित्र है उसमें अनेक व्यक्तिगत दुर्बलताओं और क्षुद्रताओं और राग द्वेष से भरे हुए व्यक्ति का वह चरित्र है, जिसने की कायरता का परिचय भी दिया। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष प्रस्तुत करने वाली रचनाएं कुछ हैं, खासतौर से चंद बरदाई की महान कृति है और जयानक का पृथ्वीराज चरित महाकाव्य है और सूर्यजन चरित भी है। सूर्यजन चरित बहुत प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। 16वीं शताब्दी के कवि हैं चंद्रशेखर, काशी चले गए थे, वहां स्मृतियों के आधार पर उन्होंने कुछ चंद बरदाई के संस्कार से अपना महाकाव्य लिखा है। उनको पृथ्वीराज का इतिहास वैसे भी बताना नहीं है, जिस राजा के साथ वो रहे थे सूरजन, उसका इतिहास उनको बताना है, वह काफी कुछ प्रामाणिक है। और इस तरह के अनेक महाकाव्य हैं सूरजन चरित जैसे, जिनमें अपने समय की घटनाएं काफी कुछ प्रामाणिक रूप में चित्रित हैं, लेकिन जो उसके पहले का इतिहास है वो स्मृतियों के आधार पर है, अनुश्रुतियों के आधार पर भी है। तो यह तो माधवी श्रीवास्तव ने भी स्वीकार किया है संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित, यह जो उनका शोध प्रबंध है, कि भविष्य पुराण में बहुत प्रखर दृष्टि से पृथ्वीराज का चरित्र है और उसमें जो घटनाएं बताई गई हैं उनके आधार पर पृथ्वीराज बहुत ही सामान्य कोटि के व्यक्ति साबित होते हैं। उन्होंने फिर दोनों पक्ष प्रस्तुत करके निष्कर्ष अपना नहीं दिया है।
जो प्रसंग अंत में है, जिस पर पृथ्वीराज एक महान चरित्र नायक साबित किए जाते हैं, वह शहाबुद्दीन गौरी से उनकी लड़ाई का है। 7 बार लड़ाई हुई, 6 बार पराजित कर दिया और अंत में कुछ विपर्य हुआ। 21 बार लड़ाई हुई, 20 बार भगा दिया मोहम्मद गौरी को और अंत में कुछ विपर्य हुआ। ऐसे वृत्तांत मिलते हैं। लेकिन जैसा मोतीचंद अपने काशी के इतिहास में बताते हैं कि 2 ही लड़ाइयों का प्रमाण मिलता है, 1191 ईस्वी में और 1194 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज के साथ शहाबुद्दीन गौरी की। और जो फारसी इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि गजनी जब लौट करके गया दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को हरा करके, तो उसके 14 वर्ष बाद तक वह जीवित रहा और अजमेर फिर लौट करके आया और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस बीच दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उसके 1 साल बाद उसने फिर कन्नौज पर विजय प्राप्त की, जयचंद को भी हराया, जयचंद का युद्ध उससे हुआ और 1206 ईस्वी में, इतने वर्ष बाद, अपने ही गांव के लोगों के हाथों शहाबुद्दीन गौरी मारा गया। यह वर्णन फारसी के इतिहास ग्रंथों में मिलता है, जिनका की उल्लेख डॉक्टर मोतीचंद्र ने भी किया है और अन्यत्र भी इनके उल्लेख मिलते हैं। तो बहुत सारे इन इतिहास ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को दूसरी लड़ाई में पकड़ लिया था और वह अजमेर उसको ले गया और पृथ्वीराज को उसने अजमेर का सामंत बना दिया। पृथ्वीराज उसके सामंत के रूप में अजमेर पर शासन करते रहे। यह वर्णन मिलता है कि अजमेर की चित्रशाला में इस्लाम के लिए कुछ अपमानजनक चित्र देख करके शहाबुद्दीन गौरी आग बबूला हो गया और उसने फिर पृथ्वीराज का वध करा दिया। अब यह कह सकते हैं कि यह फारसी के इतिहासकारों ने लिखा है इसलिए झूठा होना चाहिए, लेकिन इस शोध ग्रंथ में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के एक सम्मिलित सिक्के का हवाला दिया गया है और दोनों ने मिलकर के सिक्का चलाया। यह यदि सिक्का प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है तो विचारणीय हो जाता है कि पृथ्वीराज अपनी हार के बाद, शहाबुद्दीन गौरी से हार जाने के बाद, उसके सामंत के रूप में अजमेर पर शासन करते रहे, जबकि जयचंद पृथ्वीराज की पराजय के बाद शहाबुद्दीन गौरी से लड़ा, उस लड़ाई में मारा गया। कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और राजा परमर्दिदेव तीनों परम वीर हैं। परमाल रासों में जो परमर्दिदेव का चरित्र है और कालंजर का किला और उसमें जितने शूरवीर रहे और जितने बड़े बड़े महान कवि और विद्वान वहां पर रहे, तीनों ही राजाओं के यहाँ क्या संस्कृति पल पुस रही थी और कैसे कैसे कवि विद्वान आ रहे थे और कैसे वीर ये तीनों थे। तीनों ही उतने ही क्षुद्र निकले। कोई सपना नहीं था देश के लिए, कोई बड़ा सपना नहीं था इनमें। विद्वान थे उस बीच में, उनमें भी कोई चाणक्य नहीं था जो सारे देश का सपना देखता। किस आधार पर हम इतिहास की पुनर्निर्मिति कर रहे हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी बहुत सत्य हैं। चारुचंद्र लेख पढ़िए तो हृदय दहल जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारा का सारा भारतवर्ष हाराकीरी कर रहा है। बड़ी प्रबल शक्ति से जो इस्लाम चला आ रहा है, बड़ी संभावना भी थी वहां पर एक सांस्कृतिक समन्वय की। परम शक्तिशाली धर्म एक था जो चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। उस चुनौती का सामना करने में हम विफल हुए, परस्पर लड़कर के मरे हम लोग और सांस्कृतिक दृष्टि से उतना ऊपर नहीं उठ पाए। उसकी संभावना उसमें आचार्य प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं। विद्यापति प्रदर्शित कर रहे हैं उन संभावनाओं को। 15वीं शताब्दी तक वो संभावनाएं हैं। उन पूरी संभावनाओं को हम नहीं टटोल पाए। हम अपने संकीर्ण दायरे में सीमित रह गए। जब ग्लोरिफिकेशन किया जाता है तो सच्चाई बुरी लगती है, लेकिन सच्चाई कहने से ही समाज और देश आगे बढ़ सकता है। झूठे सत्यों से इतिहास नहीं बनता। कुल मिलाकर के इस शोध ग्रंथ में भी
जयचंद ने गौरी से मित्रता कर ली थी और बुलाया था। इसका कोई सबूत शोधकर्त्री भी प्रस्तुत नहीं कर पाई हैं। कुल मिलाकर के जयचंद प्रबंध में जो उल्लेख आता है, वो अभी इतना ही आता है कि जयचंद की जो रखेल थी, रक्षिता रानी थी, उसके बेटे को चूंकि जयचंद ने मना कर दिया था कि मैं उसको राजा नहीं, युवराज नहीं बनाऊंगा, तो उसने गौरी से सांठगांठ की और जयचंद के किसी मंत्री ने सांठगांठ की। ऐसा दो कहानियों में उल्लेख मिलता है। उसके अन्यत्र जयचंद ने संग्राम किया शहाबुद्दीन गौरी से और पराजित नहीं हुए, बल्कि युद्ध में मारे गए, यह उल्लेख मिलता है। यही पर समाप्त करते हैं इस प्रसंग को। बहुत बहुत धन्यवाद।